तो देखो एक बार और समझ लेते हैं ना। तो शिक्षण के उद्देश्य बीएस ब्लूम के अनुसार कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। सबसे पहला ज्ञानात्मक, दूसरा अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ठीक है, तो अपना चल रहा था ज्ञानोपयोग। तो देखो प्राप्त किए ज्ञान की संरचना का क्या करना? उपयोग करना। अपने कार्य क्षेत्र में उसका क्या करना? उपयोग करना। ठीक है, लिखवा दिया। प्राप्त किए ज्ञान की संरचना का उपयोग करना है क्या कहलाता है? ज्ञानोपयोग। ठीक है, अब उसको समझ करके करेंगे अपन। कोई भी काम कब करेंगे? जब समझ हो जाएगी उसके प्रति, अवबोध उत्पन्न हो जाएगी। अवबोध उत्पन्न होने के बाद यानी पहले ज्ञान ग्रहण किया जाएगा, फिर अवबोध बनाया जाएगा उसके प्रति। अवबोध ही समझ है, समझ में व्यक्ति तुलना अंतर करना सीख जाएगा, फिर उसके बाद में वो क्या करेगा? उसका उपयोग करेगा। आगे बात समझ में आता। अगला लिखो विश्लेषण। अगला लिखो विश्लेषण। अगला लिखो विश्लेषण। विश्लेषण विश्लेषण। अब देखो विश्लेषण यानी क्या होता है? कल समझाया था मैंने कि विश्लेषण का मतलब होता है हम किसी भी शिक्षण सामग्री को, यहाँ पर शिक्षण उद्देश्यों में पढ़ रहे हैं, तो इसके अनुसार देखो शिक्षण सामग्री को क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे, अंशों में बांट देंगे। ठीक है, तो लिखो लिखो इस शिक्षण उद्देश्य के अनुसार, इस लिखो विश्लेषण में इस शिक्षण उद्देश्य के अनुसार, इस शिक्षण उद्देश्य के अनुसार, इस शिक्षण उद्देश्य के अनुसार लिख लिया। शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु, विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को अंशों में विभाजित करते हुए, को अंशों में विभाजित करते हुए, अंशों में विभाजित करते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षण कार्य किया जाता है, वो हो गया विश्लेषण। वो क्या हो गया? विश्लेषण। अब देखो अपन इन सब चीजों को एकदम वही पढ़ेंगे जो अपने काम का है। मतलब जैसे अपने उद्देश्य पढ़ लिए तो इनके बारे में एक एक दो लाइन ही याद रखनी, इनके बारे में अपन ज्यादा पेज भर के नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ क्या पढ़ेंगे? कंटेंट को शॉर्ट एंड जो अपने काम का है बस। ठीक है, हाँ आगे देखो संश्लेषण। क्या होगा भाई संश्लेषण? उसको जोड़ना। हाँ, विश्लेषण है बिखेरना और संश्लेषण है समेटना, बस। ठीक है, हाँ तो करते ना अपन कभी कभी सामान बिखेर देते हैं फिर अपन समेट देते हैं। ठीक है, तो वो होता है। हो गया संश्लेषण। विश्लेषण यानी शिक्षण सामग्री को क्या करना? विश्लेषित करके अंशों में विभाजित करके उसका शिक्षण कार्य करना। शिक्षण का उद्देश्य अध्यापक क्या करेगा कि पहले शिक्षण सामग्री के बारे में जानेगा, फिर उसके बारे में विश्लेषण करेगा, फिर बच्चों को पढ़ाएगा। ठीक है, अगला लिखो संश्लेषण। देखो संश्लेषण का मतलब होता है संग्रहित करना, इकट्ठा करना, संग्रहित करना या इकट्ठा करना, ये होता है संश्लेषण। तो देखो इधर जब शिक्षण कार्य होता है तो शिक्षण कार्य के दौरान अध्यापक के द्वारा विश्लेषण सामग्री को, जो पहले विश्लेषण किया गया है, पहले क्या किया गया है? विश्लेषण। तो विश्लेषण सामग्री को जोड़ करके उसको एकत्रित करके बालकों के सामने बता दिया जाता है कि ये सारा आपस में इस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो वही क्या है? आपका संश्लेषण। क्या है वही? ठीक है, लिखो लिखो इसमें लिखो विश्लेषण के पश्चात, विश्लेषण के बाद या विश्लेषण के पश्चात, विश्लेषण के बाद संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। विश्लेषण के बाद संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर अगले लाइन में लिखो, अगले लाइन में लिखना। ठीक है, विश्लेषण के दौरान कौन सी प्रक्रिया होती है? विश्लेषण के बाद संश्लेषण की। अगले लाइन में लिखो शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान विश्लेषित की गई, विश्लेषित की गई, शिक्षण कार्य के दौरान विश्लेषित की गई शिक्षण सामग्री को, शिक्षण सामग्री को अध्यापक के द्वारा
अध्यापन के द्वारा आपस में जोड़ते हुए, अध्यापक के द्वारा आपस में जोड़ते हुए, आपस में जोड़ते हुए, आपस में जोड़ते हुए बालकों को पढ़ाना, बालकों को पढ़ाना, बालकों को पढ़ाना या शिक्षण कार्य करना, बालकों को पढ़ाना या शिक्षण कार्य करना, बालकों को पढ़ाना या शिक्षण कार्य करना संश्लेषण कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। कौन सा उद्देश्य कहलाएगा? संश्लेषण। ठीक है, तो पहला हो गया अपने ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण। उसके बाद कौन सा बचा हुआ? मूल्यांकन। तो अगला लिखो मूल्यांकन, अगला लिखो मूल्यांकन। मूल्यांकन, तो मूल्यांकन क्या होता है भाई? मूल्यांकन यानी कल बताया था मैंने, क्या होता है? रिजल्ट देना। और रिजल्ट भी कौन सा? सभी पक्षों का। ठीक है, पर्टिकुलर एक का नहीं, व्यक्ति या बालक के सभी पक्षों से संबंधित उसके बारे में क्या देना? निर्णय देना, निर्णय देना या रिजल्ट प्रस्तुत करना क्या कहलाएगा? मूल्यांकन। क्या कहलाएगा? देखो, शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान बालकों द्वारा, शिक्षण कार्य के दौरान बालकों द्वारा, शिक्षण कार्य के दौरान बालकों द्वारा प्राप्त किए गए उद्देश्यों, प्राप्त किए गए उद्देश्यों, प्राप्त किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति शिक्षण कार्य के दौरान, देखिए शिक्षण कार्य के दौरान प्राप्त किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति बालकों द्वारा, बालकों द्वारा, लिख लिया? पीछे वाली लाइन में शायद नहीं लिखा है, मेरे को सब पता है, नहीं लिखा है ना? लिख लिया? वापस देखो, मूल्यांकन। शिक्षण कार्य के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान उद्देश्यों की प्राप्ति, बालकों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति, ये लिखा है ना? शिक्षण कार्य के दौरान बालकों द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है? उद्देश्यों की प्राप्ति कहां तक हुई है या किस स्तर तक हुई है? उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है? लिख लिया तक सभी ने? उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है? या तो भले आज लिखवा दिया, इसमें मैंने बाल बताया, उसमें भले बीच में लिखवा दिया, यानी बालकों के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, इस बार ऐसे लिखा जाए, या उद्देश्यों की प्राप्ति बालकों द्वारा किस स्तर तक हुई है। ठीक है, एक ही चीज है। ठीक है, हाँ, तो बालकों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किस स्तर तक हुई है, ठीक है, किस स्तर तक हुई है, उसके बारे में, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना या उसके बारे में निर्णय देना, या उसके बारे में निर्णय देना, या उसके बारे में निर्णय देना, निर्णय देना। ठीक है, ठीक है, निर्णय देना। पोस्ट में लिख लो निष्कर्ष देना, निष्कर्ष निकालना। पोस्ट में ये भी लिख लो निर्णय देना, पोस्ट में निष्कर्ष निकालना। मूल्यांकन कहलाता है। इसको अपन आगे और अधिक विस्तृत पढ़ेंगे, है ना, मूल्यांकन के बारे में। सीसी वाले में इसको अपन अच्छे से पूरे को पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। तो देखो क्या हुआ, मूल्यांकन निर्णय प्रदान करना सभी पक्षों का होता है मूल्यांकन। तो इस प्रकार देखो बीएस ब्लूम ने शिक्षण कार्य के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। कौन कौन सा? ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ये याद कर लेंगे इसे, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, अब लिखो आगे, ये तो कंप्लीट हो गया। तो अब देखो
ये शिक्षण के बाद अब लिखो शिक्षण की विशेषताएं। अगला टॉपिक है अपना शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताएं, विशेषताएं, शिक्षण की विशेषताएं। तो देखो सबसे पहले शिक्षण बालकों व अध्यापकों के मध्य की अंतःक्रिया है। शिक्षण जो है बालकों अध्यापकों के मध्य की क्या है? अंतःक्रिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या याद रखनी है अपने को? क्या याद रखनी है कि ये क्या है? अंतःक्रिया है। ठीक है भाई, अंतःक्रिया है। देख लो सबसे पहले शिक्षण बालकों और अध्यापकों के मध्य की अंतःक्रिया कैसे रुक के जाता है? अभी बताया नहीं होता। लिख लिया? आगे बात समझे? अब समझेंगे इसको। लिख लिया सबने? हाँ। अब अंतःक्रिया क्या होती है भाई? आपस में बालक और अध्यापक। देखो जो बालक होते हैं, बालक सीखते हैं और अध्यापक क्या करते हैं? सिखाते हैं। ठीक है, तो अंतःक्रिया है यानी ये इस कार्य को जिसे इसके द्वारा अध्यापक के द्वारा जो विषय वस्तु है, जो शिक्षण सामग्री है, उसको बालकों को सिखाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? सिखाया। तो इस प्रकार इनके बीच में अंतःक्रिया होती है। अंतःक्रिया मतलब विचारों का विनिमय होता है आपस में। जैसे अध्यापक सिखाएगा तो अपने विचारों को भी साथ में जोड़ेगा, विषय वस्तु को समझाएगा अच्छे प्रकार से, और बालक के द्वारा उसको ग्रहण किया जाएगा, समझा जाएगा, और उसके बारे में जानकारी को अच्छे प्रकार से समझ करके उसका कार्य में उपयोग, उसको अपने आप को उसको अनुसार वैसा ही बनाना पड़ेगा, मतलब उसे वैसा ही करेगा। फिर वो सीख करके शिक्षण करके बालक के द्वारा भी वैसा ही करना। ठीक है, तो इस प्रकार वो अंतःक्रिया स्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है वो? अंतःक्रिया। तो शिक्षण बालकों अध्यापकों के मध्य अंतःक्रिया है, जहां पर विचारों का विनिमय होता है। किसका विनिमय होता है? विचारों का विनिमय। ठीक है, तो विचारों का विनिमय, विचारों के साथ साथ शिक्षण कार्य के दौरान ही वो अपने ज्ञान का संचरण बालकों में करता है, बालक उसकी प्रतिपुष्टि उसको देते हैं, जैसे संप्रेषण होता है वैसे। ठीक है, तो शिक्षण बालकों अध्यापकों के मध्य की क्या है? अंतःक्रिया। अगला लिखो दूसरा। अगला लिखो शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। देखो शिक्षण जो होता है विकास, शिक्षण किसकी प्रक्रिया है? विकास की। यानी शिक्षण के दौरान बालकों का, शिक्षण की सहायता से बालकों का अलग अलग प्रकार का विकास होता है। ठीक है, हाँ। अच्छा शिक्षण बालकों में अलग अलग प्रकार के विकास, जैसे संवेगात्मक रूप से बुद्धि का विकास होना, ये सब चीजें आती है। तो शिक्षण के दौरान बालकों में सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सभी चीजें होती है। बालक समाज सांस्कृतिक चीजों के साथ जुड़ता है और उसका भी ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो होता है विकास। ठीक है, तो अगला लिखो शिक्षण विकास की प्रक्रिया है। लिख लो दूसरा पॉइंट। अगला लिखो तीसरा शिक्षण। लिख लिया दूसरा सबने? देखो अगला तीसरा शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण जो होता है वो सामाजिक प्रक्रिया भी है, ध्यान रखना। शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया भी होती है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी शिक्षण जो होता है वो समाज के सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, समाज के बारे में सिखाता है। समाज का विकास है, समाज से जुड़ी हुई नियम कायदे कानून है, सामाजिक परिपक्वता को सिखाने का प्रयास भी किसके द्वारा किया जाता है? शिक्षण के द्वारा। यानी शिक्षण वो होता है जो हमें समाज से जुड़े हुए सभी चीजों के बारे में, सभी जानकारियों के बारे में देता है या सिखाने का प्रयास करता है शिक्षण। अगला लिखो शिक्षण अधिगम। शिक्षण अधिगम
अधिगम के विकास की प्रक्रिया है, के विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम के विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो जो शिक्षण होता है वो अधिगम का विकास। अधिगम यानी क्या होता है भाई? हाँ, सीखना। अधिगम यानी सीखना और शिक्षण यानी सिखाना। तो ठीक है, अधिगम क्या होता है? सीखना। तो यहाँ पर जो शिक्षण यानी सिखाना जो होता है सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखो, अगला शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षण जो होता है 3 ध्रुवों वाली प्रक्रिया है। और 3 ध्रुव कौन कौन से होते हैं भाई? वही 3 ध्रुव कौन कौन से थे? शिक्षा, हाँ ये याद है, और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। हो गए 5 पॉइंट सभी के। चलो समझना है। शिक्षण बालकों व अध्यापकों के मध्य की अंतःक्रिया है, जहां पर विचार भावों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। अध्यापक प्राप्त ज्ञान को सिखाता है। ठीक है, हाँ, संचरण करता है और बालक उसको वैसा ही सीखते हैं, तो वह अंतःक्रिया कहलाती है। इसके बाद शिक्षण जो होता है विकास की। शिक्षण किसकी? विकास की प्रक्रिया है। शिक्षण के द्वारा सभी प्रकार का विकास बालकों का किया जा सकता है। शिक्षण यानी जो शिक्षण कार्य होता है वो बालकों में विकास करता है, हर अलग अलग क्षेत्रों का। हाँ, व्यवसाय क्षेत्रों का हो, सामाजिक क्षेत्रों का, सांस्कृतिक क्षेत्रों का हो। ठीक है, सभी प्रकार के विकास में भी शिक्षण की भूमिका होती है। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास में किसकी भूमिका होती है? शिक्षण की। तो इसीलिए शिक्षण को विकास की प्रक्रिया भी कहा जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी समाज से जुड़ी हुई सामाजिक परिपक्वता के गुण भी शिक्षण के क्रिया के द्वारा ही सिखाए जाते हैं। समाज के सामाजिक परिपक्वता के गुणों को भी किसके द्वारा सिखाया जाता है? शिक्षण के द्वारा। किसके द्वारा? शिक्षण के द्वारा। अगला शिक्षण अधिगम के विकास की प्रक्रिया है, यानी शिक्षण जो होता है वो अधिगम यानी सीखने, ये तो सिखाने की, और ये सीखने के विकास यानी किस प्रकार से बालक सीख रहा है, उसने कितना सीखा है। ठीक है, यानी बालक कैसे सीख रहा है, तो यानी विकास हो रहा है अधिगम का। सीखने की प्रक्रिया का क्या होता है? विकास। यानी अध्यापक के द्वारा जब बालकों को सिखाया जाता है तो बालक क्या करता है? उन चीजों को सीखने लगता है, और सीखना ही क्या है? अधिगम है। तो अधिगम के विकास की प्रक्रिया भी क्या है? होती है शिक्षण। 3 ध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो 5 लिख ले। अगला लिखो। अगला शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो बाल मनोविज्ञान शिक्षण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है भाई? वैज्ञानिक। तो जो बाल मनोविज्ञान वो बाल विकास से संबंधित होती है। जो बाल मनोविज्ञान और बाल विकास से संबंधित होती है। ठीक है, तो शिक्षण कौन सी? मनोवैज्ञानिक। जो बाल मनोविज्ञान, एक तो बाल मनोविज्ञान, ठीक है, और बाल विकास इससे संबंधित होती है। ठीक है, शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मतलब होता है, देखो जो साइकोलॉजिकल जो चीजें होती है, समझने वाली जो चीजें होती है, जहां पर व्यक्तियों बालक के द्वारा चीजों को सीखा, समझना, इस प्रकार की प्रक्रिया। एक प्रकार से जो आत्मा, देखो मनोविज्ञान होता है वो आत्मा, व्यवहार का विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं व्यवहार का। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का। ठीक है, तो वहां पर जो इसको पहले कहा था साइकोलॉजी लोगों से बना, तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? आत्मा का।
किसका अध्ययन करता है? आत्मा का। उसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान बताया गया है इसको। इस प्रकार से अलग अलग चलते गए और अभी वर्तमान में इसे व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है मनोविज्ञान को। व्यवहारवाद का सिद्धांत वाटसन ने दिया था। ठीक है, तो इसलिए जो शिक्षण है, शिक्षण की प्रक्रिया अभी के समय में मनोवैज्ञानिक बना दी गई है। शिक्षण की प्रक्रिया कौन सी बना दी गई है? मनोवैज्ञानिक। और इसी आधार पर बाल मनोविज्ञान वो बाल विकास के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है जो बाल विकास और बाल मनोविज्ञान से संबंधित होती है। ठीक है, अगला लिखो। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो अधिगमकर्ता को लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो अधिगमकर्ता को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसित करती है। ठीक है, आगे अग्रसित करती है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जो अधिगमकर्ता को लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर क्या करती है? अग्रसित करती है। ठीक है, आगे लिखो। अगला 8वां पॉइंट, शिक्षण नियोजन पर आधारित प्रक्रिया है। शिक्षण नियोजन पर आधारित प्रक्रिया है। शिक्षण किस पर आधारित प्रक्रिया है? नियोजन मतलब प्लानिंग होना। देखो, प्लान बनाना, प्लानिंग। नियोजन यानी प्लानिंग। ठीक है, तो शिक्षण नियोजन पर आधारित प्रक्रिया है। देखो, हम हमारे शिक्षण कार्य को नियोजन कर लेते हैं, यानी इसको सुनियोजन मतलब इसको बांटते हैं। लक्ष्यों प्लान कर लेते हैं, पर लक्ष्यों को क्या करते हैं? उद्देश्यों पे बांट देते हैं। कोई भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसके उद्देश्य बना दिए जाते हैं। उसी प्रकार से नियोजनात्मक प्रक्रिया भी होती है। आगे लिखना। शिक्षण अगला लास्ट, शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है जो बालकों को अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार कार्य क्षेत्र का चयन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये अपने क्या हो गया भाई? शिक्षण की विशेषता होगी। इसमें पढ़ने पहले पढ़ा तो शिक्षण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, फिर उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया जो लक्ष्य की ओर प्राप्ति होती है, नियोजन पर आधारित प्रक्रिया है, और शिक्षण सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्या हो गया अपने विशेषता है इसकी शिक्षण। अब इसमें टॉपिक डाल लो तुम, ये शिक्षण नियोजन, टॉपिक डालना शिक्षण नियोजन। अगला टॉपिक लिखना भाई, शिक्षण का नियोजन क्या होता है।
पहले टॉपिक शिक्षण नियोजन। शिक्षण नियोजन, देखो शिक्षण का नियोजन, जिस प्रकार से जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नियोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से शैक्षणिक क्षेत्रों में भी नियोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, हमारे जीवन को व्यवस्थित तरीके से चलाने के हम हमारे जीवन को क्या करते हैं, नियोजित, सुनियोजित रखते हैं। जीवन को सुनियोजित तरीके से जीना, अनुशासनात्मक रूप से जिएंगे, है ना, समाज में रहकर जिएंगे, सामाजिक परंपराओं रीति रिवाजों को समझकर जिएंगे। तो उसी प्रकार से नियोजन शिक्षण में भी होता है, और शिक्षण नियोजन शिक्षण की सफलता का आधार है। शिक्षण जो होता है, शिक्षण कार्य को सही उद्देश्य पूर्ण तरीके से करने के लिए नियोजन करना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो, इसमें लिखो शिक्षण नियोजन, शिक्षण नियोजन, शिक्षण नियोजन, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण नियोजन शिक्षण प्रक्रिया का आधार होता है। आधार होता है। फिर अगली लाइन लिख लो, शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से, शिक्षण प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से संचालित करने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से संचालित करने के लिए, संचालित करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है उसे शिक्षण नियोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, शिक्षण नियोजन। देखो शिक्षण नियोजन जो होता है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया को, शिक्षण की प्रक्रिया को सुनियोजित तरीके से, सुनियोजित रूप से संचालित करना, संचालित करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया को सुनियोजित रूप से संचालित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, शिक्षण नियोजन। अब आगे बात समझ में, शिक्षण नियोजन क्या होगा, शिक्षण कार्य की जो प्रक्रिया, शिक्षण जो कार्य है, शिक्षण कार्य को अपन सही तरीके से, सही ढंग से, व्यवस्थित रूप से क्या करें, संचालित करें। ठीक है, हाँ, तो उसी प्रकार सही ढंग से संचालित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाएगी, शिक्षण नियोजन। एक प्लान होता है, एक प्लान के अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, शिक्षण कार्य को करना होता है। ठीक है, प्लान बना करके, वही से शिक्षण नियोजन है। ठीक है, अगले लाइन में लिखो, शिक्षण नियोजन, शिक्षण नियोजन, शिक्षण नियोजन शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षण नियोजन शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापकों द्वारा किए जाते हैं। शिक्षण नियोजन शैक्षणिक संस्थाओं में, शिक्षण नियोजन शैक्षणिक संस्थाओं में अध्यापकों द्वारा किए जाते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहला लिखो वार्षिक योजना, वार्षिक योजना। दूसरी लिख लो मासिक योजना। तीसरी है इकाई योजना। चौथा है दैनिक
पाठ योजना, दैनिक पाठ योजना, ठीक है, वार्षिक योजना। समझना आप बात। देखो वार्षिक जो योजना होती है भाई, वार्षिक जो योजना होती है, ये योजना सत्र के प्रारंभ में, सत्र के प्रारंभ में, इसको सत्र के प्रारंभ में अध्यापक के द्वारा बनाया जाता है। सत्र के प्रारंभ में किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा। समझ लेना यही से सत्र के प्रारंभ में बनाया जाएगा इसको। जैसे सत्र लागू होगा, जैसे मान लो अभी छुट्टियां लगी, वैसे तो अभी है ना लगी ना, सभी मास्टर अध्यापक अध्यापिकाएं आराम से कूलर चला के सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब क्या होगा, जब वापस से सत्र आरंभ होगा, सत्र आरंभ होने से पहले इसे उनको बुलाया जाता है, जब बच्चे बाद में आते हैं, तो सत्र आरंभ के लगभग 15 दिन पहले या 2 सप्ताह पहले, लगभग 15 सत्र आरंभ के 15 दिन या 2 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह के पूर्व ही इसका निर्माण किया जाएगा। किसका? वार्षिक योजना का। यानी वर्ष भर में एक अध्यापक को किस प्रकार से अपने शिक्षण कार्य को संचालित करना है, वर्ष भर में अपने शिक्षण कार्य को किस प्रकार संचालित करना है, वो योजना क्या कहलाएगी? वार्षिक योजना। क्या कहलाएगी वह? और ये इसका निर्माण कब होता है? सत्र के प्रारंभ में 15 दिन पूर्व या 2 सप्ताह पहले, ठीक है। इसके बाद देखो मासिक योजना, इसका जो निर्माण होता है वो अगले महीने जो लास्ट दिन होता है, लास्ट दिन जो महीने का लास्ट दिन के बाद, महीने के लास्ट दिन में अगले महीने की योजना बनाई जाती है, ठीक है। हाँ तो महीने के अंतिम दिन योजना बनाई जाती है। महीने के अंतिम दिन में इसकी अगले महीने की योजना बनाई जाएगी, मासिक अगले मास की योजना, ठीक है, कि अगले महीने। देखो सभी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे मान लो अभी अगस्त का महीना होता है, तो अध्यापक क्या करेगा? जुलाई में लास्ट टाइम में बनाएगा, लास्ट 31 होती है जुलाई, हाँ 31 होती है, तो 31 जुलाई को क्या करेगा? अगले महीने की क्या बनाएगा? योजना, वो कहलाएगी मासिक योजना। अब मासिक योजना की साधारण बनेगी भाई, सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चीज अध्यापक इस महीने में कितनी छुट्टियां हैं, ठीक है, कितने दिन स्कूल चलेगा, ठीक है, हाँ टोटल कितना, मतलब कितना डे स्कूल ऑफ नहीं रहेगा, कितने दिन ऑफ रहेगा, कितनी छुट्टियां रहेगी, सब चीजों को देख करके इस महीने में कितना पढ़ाना है, ठीक है, सब चीजों को देखते हुए। जैसे बालकों के सेकेंड टेस्ट आएंगे अगस्त के बाद में, तो बालकों को किस प्रकार से वहां तक सिलेबस करवाना है, कितना % तक सिलेबस करवाना है, वो सारी चीजें महीने में लास्ट के 1 दिन पहले बना लेगा, ठीक है। और पहले सत्र के प्रारंभ में तो सारी चीजें बना लेगा कि इस महीने में ये करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। सभी पूरे सत्र में जितने महीने स्कूल चलेगा, पूरे महीनों के अकॉर्डिंग क्या करेगा? पूरे वर्ष की यानी वार्षिक योजना, सत्र प्रारंभ की योजना पहले बना लेगा, वो जो वार्षिक योजना। मासिक योजना जहाँ पर वो उस महीने के अंत में अगले महीने की योजना बनाएगा, वो कहलाएगी मासिक योजना, महीने के अंतिम दिन बनाने वाली योजना। अब इकाई योजना, इकाई योजना जो होती है कम से कम 1 सप्ताह की होती है, कम से कम 1 सप्ताह। हाँ ध्यान रखना, इकाई योजना कम से कम 1 सप्ताह की होती है, और ज्यादा से ज्यादा 3 सप्ताह भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितने? 3 सप्ताह। हाँ मैंने कम से कम 1 सप्ताह की योजना, और इसमें कम से कम 2 पाठ होना आवश्यक है। कितने पाठ? 2 पाठ। इकाई होती है ना, एक इकाई में कम से कम कितने पाठ हो? 2 पाठ हो। ऐसा नहीं कि एक इकाई में एक ही पाठ, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इकाई योजना में कम से कम 2 पाठ हो, और इसका जो निर्माण ये होती है, जो ये लगभग सप्ताह के लिए, कम से कम सप्ताह, 1 सप्ताह के लिए, कम से कम कितने सब? कम से कम 1 सप्ताह के लिए होती है, 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए, कम से इसका निर्माण 1 सप्ताह के लिए होता है। अगली है दैनिक पाठ योजना। अगली कौन सी है? हाँ, इस पाठ योजना का निर्माण अध्यापक के द्वारा, इसका निर्माण अध्यापक के द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा? अध्यापक के द्वारा 1 दिन पूर्व ही, 1 दिन पूर्व क्या कर लिया जाता है? बना लिया जाता है, ठीक है। हाँ जैसे आज जो पढ़ाना है उसकी मैं कल ही उसकी तैयारी करके आऊंगा, ठीक है, उसकी कल ही तैयारी कर लेना, उसके बारे में पहले से कंप्लीट करके आना। तो ये दैनिक पाठ योजना, यानी प्रत्येक दिन की योजना बना करके शिक्षण कार्य करना, प्रत्येक दिन की योजना बनाते हुए ये शिक्षण कार्य करना। कौन सी योजना? दैनिक पाठ योजना, ठीक है। अब देखो इसको लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही पे अगर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आगे लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। यानी सत्र के प्रारंभ में होने वाली, महीने के अंतिम दिन
अगले महीने की होने वाली, ठीक है, एक सप्ताह, कम से कम एक सप्ताह के लिए होने वाली, और अध्यापक के द्वारा एक दिन पूर्व का निर्माण, ठीक है। चलो थोड़ी थोड़ी जगह खाली होगी ना आगे, तो लिखो इसमें, ऊपर वाले में लिख लो, वार्षिक योजना में कि सत्र के प्रारंभ में निर्माण होता है, सत्र के प्रारंभ में निर्माण होता है, और कब होता है? 15 दिन पूर्व या 2 सप्ताह पूर्व, 15 दिन पूर्व या 2 सप्ताह पूर्व सत्र के प्रारंभ में इसका निर्माण होता है, सत्र के प्रारंभ में इसका निर्माण होता है, और 15 दिन या 2 सप्ताह पूर्व इसका निर्माण किया जाता है। 15 दिन या 2 सप्ताह पूर्व कौन सी वार्षिक योजना का निर्माण किया जाता है? अरे अगर जगह नहीं होना वहां पर तो नीचे ऐसे एरो लगा के लिखते जाओ, कोई बात नहीं, अपने को लिखना समझने से मतलब है, ठीक है। लिख लो मासिक योजना में, मासिक योजना में भी एक लाइन छोड़ रही होगी ना, थोड़ा बहुत तो होगी जगह, घटे हो तो बारी बारी छोटे लिखो। अगले महीने के लिए या 1 महीने के लिए बनाई गई योजना, अगले महीने के लिए या 1 महीने के लिए बनाई गई योजना मासिक योजना होती है। कौन सी होती है? मासिक, ठीक है। फिर आगे लिख लो इकाई योजना, ठीक है। किसी एक इकाई का शिक्षण करने के लिए बनाई गई योजना, किसी एक इकाई का शिक्षण कार्य करने के लिए किसी एक इकाई का शिक्षण कार्य करने के लिए बनाई गई योजना, कौन सी योजना? इकाई योजना, बस। और लिख लो इसमें कम से कम 1 सप्ताह के लिए होना चाहिए, कम से कम कितने सप्ताह के लिए? 1 सप्ताह। दैनिक पाठ योजना, लिख ले यहाँ तक सबने, 3 तक हो गया सबके, 14 लिखो। पीछे स्टेज वालों को दिख रहा है ना, स्टेज में जो बैठे हैं, दैनिक पाठ योजना, ठीक है। तो दैनिक पाठ योजना क्या होती है भाई? दैनिक पाठ योजना अभी समझाएगा, रोज, प्रत्येक दिन पढ़ाई गई योजना, ठीक है। तो लिखो इसमें प्रत्येक दिवस के अनुसार, प्रत्येक दिवस के अनुसार बनाई गई शिक्षण की योजना, यानी प्रत्येक दिन पढ़ाई जाने वाली जो योजना होती है, तो प्रत्येक दिवस के अनुसार बनाई गई शिक्षण की योजना दैनिक पाठ योजना कहलाती है, ठीक है। ये होगी दैनिक पाठ योजना। अब इसके बाद एक टॉपिक और छोटा सा, उसको भी लिख लो तुम। देखो शिक्षण उपागम, देखो शिक्षण उपागम वो है जो एक प्रकार से किसी संस्था के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है। लिखो इसमें, लिखो इस प्रकार के उपागम जिनका निर्माण शिक्षण के क्षेत्र में किया गया है। इस प्रकार के उपागम जिनका निर्माण शिक्षण के क्षेत्र में किया गया है, उन्हें शिक्षण उपागम
किया गया है उन्हें शिक्षण उपागम कहा जाता है। ऐसे उपागम जिनका निर्माण शिक्षण के क्षेत्र में किया गया है उन्हें क्या कहा गया है? क्या कहा जाता है? उन्हें शिक्षण उपागम कहा जाता है। ठीक है, अब अगली लाइन में लिखना, देखो शिक्षण उपागमों में हर वर्ड का पंचपदीय उपागम महत्वपूर्ण माना गया है। माना गया है। इन्होंने, अगले लाइन में लिखो, किन्होंने हर्बर्ट, इन्होंने अपने उपागम में 5 पद प्रस्तुत किए। 5 पद प्रस्तुत किए। सबसे पहला इन्होंने 5 पद, पंचपदीय तो 5 पद प्रस्तुत किए। कितने पद प्रस्तुत किए? 5 पद। सबसे पहला प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, और 5वां है प्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। ठीक है। इन 5 पदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है भाई? प्रस्तुतिकरण। तो सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो है सबसे महत्वपूर्ण पद। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? प्रस्तुतिकरण। तो ये पुराने टाइम का था, प्राचीन। ठीक है। कौन से टाइम का है? प्राचीन। हाँ, ये पुराने टाइम का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण उपागम था। हो गया सबके यहां तक? चलो अगला है अगला देखो, अगला है भारतीय उपागम। ठीक है। तो भारतीय उपागम को नाम दिया गया एनसीईआरटी उपागम। एनसीईआरटी उपागम। ठीक है। एनसीईआरटी उपागम। भारतीय उपागम को क्या नाम दिया गया? एनसीईआरटी उपागम। तो ये अपने भारत में, ठीक है। तो लिखो इसमें, ये भारत में डालो, टॉपिक डालो। ये भारत में निर्मित होने वाला पहला उपागम है। इसलिए इसे भारतीय उपागम भी कहा जाता है।
इसलिए इसे भारतीय उपागम भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? क्यों नहीं दिख रहा? वापस बोलो। ये भारत में निर्मित होने वाला पहला उपागम है। ये भारत में निर्मित होने वाला पहला उपागम है, इसलिए इसे भारतीय उपागम भी कहा जाता है। फिर अगले लाइन लिखो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय उपागम। देखो, इस उपागम में कुल 3 पद हैं। इस उपागम में कुल कितने पद हैं? 3 पद। 3 पद हैं और पद है पहला अदा, दूसरा है प्रदा प्रक्रिया और तीसरा है प्रदा। ठीक है, इनपुट अदा यानी इनपुट, इनपुट इसका प्रोसेस और प्रदा है आउटपुट। ठीक है, अदा प्रक्रिया और प्रदा, ये 3 महत्वपूर्ण पद है। ठीक है भाई, अदा प्रक्रिया और प्रदा। तो अदा प्रक्रिया और प्रदा ये 3 पद थे भारतीय उपागम में, याद रख लेना इनका नाम। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? प्रक्रिया। ठीक है, प्रक्रिया है सबसे महत्वपूर्ण। कौन सा? प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण पद अदा। देखो, अदा इनपुट, किसी चीज का इनपुट प्राप्त करना, यानी प्राप्त करना, इनपुट प्राप्त करना। ठीक है, कोई चीज ग्रहण करना, इनपुट। प्रक्रिया उसकी प्रोसेस होना और उसके बाद प्रदान आउटपुट देना। ठीक है, तो भारतीय उपागम में क्या किया जाता है कि पहले बालकों के द्वारा किसी शिक्षण सहायक सामग्री और चीजों को क्या किया जाए? उनको ग्रहण किया जाए, उनको इनपुट प्राप्त किया जाए। सबसे पहले क्या प्राप्त किया जाएगा? इनपुट। फिर उसकी क्या होगी? प्रक्रिया। फिर उसकी क्या होगी? प्रोसेस। फिर उसके बाद क्या उसका आउटपुट। फिर वो अपन क्या करेंगे? उसको आउटपुट देंगे। ठीक है, तो अदा हो गई, हाँ अदा दूसरी अदा, और प्रक्रिया और प्रदा। एक ध्यान दूसरे अदा पर चल जाओ। ठीक, तो अदा प्रक्रिया और प्रदा। ठीक है भाई, तो ये तीनों पद हो गए। ओके, तो भारतीय उपागम की भी एक इनपुट था और एक प्रोसेस थी, हाँ एक अदा थी, एक प्रक्रिया थी और एक प्रदा थी। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखो, अगला लिखो एनसीईआरटी की फुल फॉर्म। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म लिखेंगे अपन। हाँ, देखो एनसीईआरटी का जो पूरा नाम है एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे भाई? हिंदी में क्या कहेंगे इसको? राष्ट्रीय शैक्षिक एवं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ है भाई? दिल्ली में। कहाँ पे ये? दिल्ली। ये कहाँ पर है? दिल्ली में, ठीक है ना, याद रखना। राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद जो क्या करती है, जो एक एनसीईआरटी जो एक पैटर्न होता है जहां पर शिक्षा केंद्र लेवल से स्टार्ट होती है, ठीक है। हमारे राजस्थान में कौन सी है? आरबीएस। और उसको इसमें कहेगा अच्छा, हमारे राज्य जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे? ना बोला, कौन बोला है? कहाँ है? अरे राज्य जो हमारा राज्य है, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद कहाँ है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर ये? अच्छा, अजमेर है। और आरबीएससी कहाँ है? आरबीएससी मतलब राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। अब समझना, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली में है और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर। RSCERT, ठीक है। किताब आती थी ना, अपने किताब में देखा करो, आगे के पेज में कभी देखा ही नहीं, देखा ना, हम किताबें आती थी। आज भी देखो, मैंने खुद ने जब मैं तैयारी कर रहा था, इस टाइम में मैंने इन चीजों को सीखा है, जबकि हमारे बचपन से उन किताबों लिखा होता है आगे। हाँ, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कहाँ पर है? वो भी आगे है ना। तो राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कौन सा है? जयपुर है ना, लोगो लगा रहता था वहाँ पर। राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण परिषद कौन है? उदयपुर में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे है? दिल्ली में। तो ये चीजें भी याद होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में जानकारी रखना चाहिए। हाँ, ये चीजें जरूरी है, परीक्षा में पूछ ली जाती है बहुत सी बार। कॉमन चीज पूछ ली जाती है, ध्यान रखना इन चीजों के बारे में। तो उदयपुर में कौन सी है? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कौन है? उदयपुर में। अपने राजस्थान की बात कर रहा हूँ। पाठ्य पुस्तक मंडल का है जयपुर में, जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद में ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है भाई। तो ये अपने शिक्षण विभाग की बात करी थी, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक डालना है अपने को, शिक्षण के सूत्र। अगला है शिक्षण के सूत्र। देखो, शिक्षण के सूत्र अगला टॉपिक, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र। अब देखो, शिक्षण के सूत्र क्या है? देखो, ध्यान रखना, ऐसे सूत्र, शिक्षण के सूत्र, और इसमें अपने विधियों को भी जोड़ देंगे, एक दो विधि को भी, ठीक है। तो शिक्षण के सूत्र एवं विधियां भी साथ में लिख लो जरूर इसमें। सूत्र, शिक्षण के सूत्र एवं शिक्षण विधियां एवं शिक्षण विधियां एवं शिक्षण विधियां, ठीक है भाई। तो शिक्षण के सूत्र एवं शिक्षण विधियां। देखो, शिक्षण में जिनकी सहायता शिक्षण कार्य को सुग्राह्य रोचक बनाने के लिए जिन सूत्रों या जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें शिक्षण विधियां या शिक्षण सूत्र कहा जाता है। शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने के लिए, शिक्षण कार्य को